कक्षा 11 में आज का टॉपिक रहेगा रुधिर अर्थात ब्लड, इसकी संरचना तथा इसके कार्य। मनुष्य के शरीर में लाल रंग का रुधिर पाया जाता है जो स्वाद में कुछ नमकीन होता है क्योंकि यह क्षारीय है और इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 होता है। एक 70 किलोग्राम के स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। स्त्रियों के शरीर में रुधिर की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम होती है। अब समझेंगे रुधिर की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। रुधिर का निर्माण दो प्रमुख भागों से मिलकर होता है। इसका पहला भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग रुधिराणु का बना होता है। रुधिराणु का मतलब है ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो सबसे पहले समझेंगे रुधिर प्लाज्मा। यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है और इसमें 91% जल होता है और शेष 9% भाग में अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यह हल्के पीले रंग का तरल है जो कि कुछ क्षारीय और साफ होता है। रुधिर प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन्स, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रिनोजन आदि प्रोटीन्स पाई जाती है। इसमें घुलित गैसें, हार्मोन्स, उत्सर्जी पदार्थ, पचे हुए पोषक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। अब है रुधिर का दूसरा भाग रुधिराणु, जिन्हें हम रुधिर कोशिकाएं भी कह सकते हैं अर्थात ब्लड कॉर्पोसेल्स। रुधिर का शेष 45% भाग रुधिराणुओं का ही बना होता है। रुधिर में 3 प्रकार के रुधिराणु पाए जाते हैं, लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स तथा रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब समझेंगे लाल रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स कहते हैं। इन्हें संक्षिप्त रूप में आरबीसी के नाम से जाना जाता है। पुरुषों में इनकी मात्रा 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त, जबकि स्त्रियों में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। यदि हम सामान्य बात करें तो हमारे रक्त की एक बूंद में लगभग 26 करोड़ आरबीसी पाए जाते हैं। आरबीसी वृत्ताकार तथा कुछ चपटे होते हैं। ये उभयावतल अर्थात बाइकॉनकेव या तस्तरीनुमा होते हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक श्वसन रंगायुक्त प्रोटीन होती है। एक सामान्य व्यक्ति के 100 ml रुधिर में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन 2 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें ग्लोबिन एक प्रोटीन भाग है और हीम एक आयरन ग्रुप है। दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में O2 वाहक अर्थात O2 कैरियर अर्थात ऑक्सीजन वाहक का कार्य करती है। अब हम समझेंगे श्वेत रुधिराणु, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में WBC अर्थात वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स भी कहा जाता है। ये आरबीसी से बड़े होते हैं लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। इनकी संख्या एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। WBC हमारे शरीर की सुरक्षा से संबंधित रुधिराणु हैं। WBC को 2 समूहों में बांटा जा सकता है, कणिकामय तथा कणिका विहीन अर्थात ग्रैन्युलोसाइट तथा एग्रैन्युलोसाइट। तो सबसे पहले समझेंगे कणिकामय श्वेत रुधिराणु अर्थात ग्रैन्युलोसाइट। इनके कोशिका द्रव में अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं। इनका केंद्रक 2 या 2 से अधिक पालियों में बटा रहता है। ग्रैन्युलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये कुल WBC का 2 से 4% होते हैं। इओसिन नामक रंगा से अभिरंजित करने पर ये रंग ग्रहण कर लेती हैं, इसलिए इन्हें इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। ये शरीर की प्रतिरक्षा, एलर्जी
और हाइपर सेंसिटिविटी अर्थात अति संवेदनशीलता जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसी परजीवी कृमि के संक्रमण से जब हमारे रुधिर में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को हम इओसिनोफिलिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स। ये WBC की कुल संख्या का लगभग 0.5 से 2% होते हैं। इनकी कोशिकाएं कुछ बड़ी होती हैं। इनका केंद्रक कुछ बड़ा और इठा हुआ होता है, जिसके कारण ये एस आकार का दिखने लगता है। यही इनकी पहचान है कि इनका केंद्रक एस आकार का दिखता है और केंद्रक 2 या 3 पालियों में बटा होता है और सभी पालियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इनकी कोशिकाओं में हेपेरिन, हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन नामक पदार्थ स्रावित होते हैं। ये ऊतकों की प्रदाह प्रक्रिया अर्थात इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन से संबंधित होती हैं। अब है न्यूट्रोफिल्स, जिसे हम हेट्रोफिल्स भी कह सकते हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले WBC हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 60 से 70% तक होती है। इनका केंद्रक कई छोटी छोटी पालियों में बटा रहता है और सभी केंद्रक एक सूत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनमें फैगोसाइटोसिस की क्षमता होती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब है भक्षकाणु क्रिया, अर्थात कोई भी शरीर में परजीवी पहुंचता है, रोगाणु पहुंचता है तो उसको भक्षण करने की क्षमता, इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। स्त्रियों के न्यूट्रोफिल्स में उनके केंद्रक से एक छोटा सा घना पिंड जुड़ा दिखाई देता है, जिसकी रचना ड्रमस्टिक की तरह होती है। इस रचना को हम बार बॉडी कहते हैं। अभी हमने आपको पढ़ा है कणिकामय श्वेत रुधिराणु अर्थात ग्रैन्युलोसाइट्स। अब हम पढ़ेंगे कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु अर्थात एग्रैन्युलोसाइट्स। इनके कोशिका द्रव में कणिकाएं नहीं होती हैं। कोशिका द्रव स्वच्छ और साफ होता है तथा इनका केंद्रक भी पालियों में नहीं बटा होता है। ये WBC केवल 2 रूपों में मिलते हैं। तो सबसे पहला रूप है इनका लिम्फोसाइट। ये सबसे छोटे WBC होते हैं, लेकिन इनकी संख्या कुल WBC की 20 से 30% तक होती है। इनका केंद्रक बड़ा, गोल और एक और कुछ पिचका हुआ सा दिखाई देता है। ये प्रतिरक्षी प्रोटीन्स अर्थात एंटीबॉडीज़ का संश्लेषण करती हैं। शरीर में लिम्फोसाइट 2 रूपों में मिलते हैं, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। अब पढ़ेंगे मोनोसाइट्स। ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन ये आकार में सबसे बड़े रुधिराणु हैं। तो आप लोग याद रखें कि सबसे बड़े रुधिराणु कौन से हैं? मोनोसाइट हैं। इनका केंद्रक वृक्काकार होता है अर्थात अर्धचंद्राकार होता है। ये संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हुए फैगोसाइटोसिस की क्रिया करते हैं अर्थात भक्षकाणु क्रिया, रोगाणुओं का भक्षण करने की क्रिया इनमें होती है। अब समझेंगे तीसरे प्रकार के रुधिराणु, जिन्हें हम प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में ही मिलते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। ये रुधिराणु केंद्रक विहीन होते अर्थात इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। वास्तव में ये पूर्ण कोशिकाएं नहीं होती हैं। अस्थि मज्जा की कुछ कोशिकाओं में विखंडन के फलस्वरूप बने टुकड़े ही ये प्लेटलेट्स का रूप ले लेते हैं। इनका प्रमुख कार्य रुधिर का स्कंदन अर्थात ब्लड क्लॉटिंग करना है। अब समझते हैं रुधिराणुओं का जीवन काल। तो आप लोग याद रखें, RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, WBC का जीवन काल लगभग 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। अब समझेंगे रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। रुधिर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिए जाते हैं। रुधिर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रुधिराणु शरीर में आने वाले जीवाणु, विषाणु या परजीवियों को नष्ट करके हमें रोगों से बचाते हैं। कुछ रुधिराणु शरीर की मृत कोशिकाओं को या निरर्थक वस्तुओं को भक्षण करके इन्हें नष्ट कर देते हैं और हमारे रुधिर की सफाई करते हैं। शरीर के अंदर ताप का नियंत्रण भी रुधिर के द्वारा ही होता है। चोट लगने पर रक्त बहने लगता है तो कुछ रुधिराणु रक्त का थक्का बना देते हैं, जिससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है। और
रुधिर हमारे शरीर के अंतः वातावरण को भी नियंत्रित करता है, जिसे हम समस्थैतिकता भी कहते हैं। समस्थैतिकता रुधिर के द्वारा शरीर के अंदर लवणों, जल, अम्ल, क्षार आदि की मात्रा का नियंत्रण करके समस्थैतिकता को बनाए रखा जाता है।